सुनो, एक अमीर आदमी हर रोज तुम्हारी फोटो देखता है और रोता है। उसके पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, पहचान, लेकिन तुम्हारी कमी हर चीज पर भारी है। यह कोई साधारण कमी नहीं है, यह एक ऐसा शून्य है जो ब्रह्मांड की सारी दौलत से भी नहीं भर सकता। यह एक ऐसी खाई है जिसे समय के महासागर भी पाट नहीं सकते। उसकी दुनिया जो बाहर से सोने और हीरों से जड़ी हुई दिखती है, अंदर से तुम्हारी अनुपस्थिति के अंधकार में डूबी हुई है। वह अपने संगमरमरी महल के सबसे ऊंचे टॉवर के सबसे एकांत कमरे में बैठता है, जहां से पूरा शहर एक खिलौने जैसा दिखता है। पर उसकी नजरें शहर पर नहीं, अपने हाथों में थामी तुम्हारी उसे एक तस्वीर पर टिकी होती है। वह तस्वीर अब सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उसके लिए एक पवित्र रेलिक बन चुकी है। एक ऐसा दरवाजा जो उसे उस दुनिया में ले जाता है जहां तुम थी, जहां जीवन था, जहां सांसों में संगीत था। वो अकेले बैठकर तुम्हारी तस्वीर को निहारता है। यह निहारना कोई आम देखना नहीं है, यह एक पूजा है, एक ध्यान है, एक तपस्या है। वह तुम्हारी आंखों में झांकने की कोशिश करता है, यह जानने के लिए कि क्या उनमें अब भी उसके लिए वही चमक है। वह तुम्हारी मुस्कान के हर मोड़ को अपनी उंगलियों से छूने की कोशिश करता है, उस गर्माहट को महसूस करने के लिए जो कभी उसकी दुनिया को रोशन करती थी। वह तस्वीर के किनारों को ऐसे सहलाता है जैसे वे तुम्हारी नर्म त्वचा हो। हर रोज वह उस तस्वीर में कुछ नया खोजता है, एक भूली हुई याद, एक अनकहा वादा, एक अधूरा सपना। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ये आंसू सिर्फ दुहक के नहीं हैं, ये उस बेपनाह मोहब्बत के हैं जो अब बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं जानती। ये आंसू उन लाखों अनकहे शब्दों का तरल रूप हैं जो उसके हलक में ही अटक कर रह गए हैं। ये उस उम्मीद के हैं जो हर रोज मरती है और हर सुबह फिर से जी उठती है। दिल से सिर्फ तुम्हारा ही नाम निकलता है। जब वह बोलता है तो उसके शब्दों के पीछे तुम्हारा नाम एक अनसुनी प्रतिध्वनि की तरह गूंजता है। जब वह चुप होता है तो उसकी खामोशी तुम्हारा नाम चिल्लाती है। जब वह सोता है तो उसके सपनों में सिर्फ तुम्हारा नाम होता है। जब वह जागता है तो दिन का पहला शब्द और रात का आखिरी ख्याल तुम्हारा नाम होता है। उसने अपने दिल के हर कोने पर तुम्हारा नाम गोदवा लिया है, एक ऐसा नाम जो अब उसकी पहचान बन चुका है। उसकी धड़कनों में सिर्फ तुम्हारा एहसास बचा है। डॉक्टर कहते हैं उसका दिल स्वस्थ है, पर वह जानता है कि यह सिर्फ एक मांसपेशी की तरह काम कर रहा है। उसकी असली धड़कन तो उस दिन रुक गई थी जिस दिन तुम गई थी। अब जो धड़कता है वह सिर्फ एक आदत है, एक मजबूरी है। और हर धड़कन के बीच का जो खालीपन है, जो सन्नाटा है, उस सन्नाटे में तुम्हारा एहसास है। वह एहसास कभी ठंडी हवा के झोंके की तरह उसके गालों को छूता है, कभी बारिश की पहली बूंद की तरह उसकी पलकों को भिगोता है, कभी किसी अजनबी की हंसी में तुम्हारी हंसी की एक झलक दे जाता है। इस वक्त ब्रह्मांड का शक्ति आपके चारों ओर चहल पहल कर रहा है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, यह एक जीवित सांस लेती हुई चेतना है जो उसकी तड़प को महसूस कर रही है। ब्रह्मांड देख रहा है कि कैसे एक इंसान जिसके पास दुनिया की हर खुशी खरीदने की ताकत है, एक अकेली याद के लिए अपनी पूरी सल्तनत लुटाने को तैयार है। ब्रह्मांड उसकी हर आह को, हर आंसू को, हर सिसकी को दर्ज कर रहा है। सितारों की धूल, ग्रहों की चाल, आकाश गंगाओं का नृत्य, सब कुछ उसकी इस एकाकी प्रेम कहानी का गवाह बन रहा है। सुनो, ब्रह्मांड उसके दिल में तुम्हारे लिए ऐसा तूफान चला रहा है जिसे वह रोक नहीं पा रहा। यह तूफान सिर्फ यादों का नहीं है, यह एहसास का, चाहत का और एक पागलपन की हद तक की मोहब्बत का तूफान है। यह तूफान उसके अंदर की हर दीवार को तोड़ रहा है, हर तर्क को बहा ले जा रहा है, हर समझ को डुबो रहा है। वह इस तूफान में एक तिनके की तरह है जो बस तुम्हारी दिशा में बहते जाना चाहता है, चाहे अंजाम कुछ भी हो। इसीलिए इस सच्चाई को अंत तक देखने के लिए कह रहा है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक आदमी के प्यार की नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की उस जिद की है जो दो आत्माओं को अलग करके भी उन्हें एक दूसरे में जीवित रखती है। हर सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हें याद करता है। सूरज की पहली किरण उसके आलीशान कमरे की खिड़की से छनकर जब उसके चेहरे पर पड़ती है तो वह आंखें नहीं खोलता। वह उस रोशनी में तुम्हारा चेहरा तलाशता है। उसे लगता है जैसे सूरज भी उसे यही याद दिलाने आया है
कि एक और दिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में शुरू हो गया है। उसका दिन अलार्म की घंटी से नहीं, बल्कि दिल में उठने वाली एक गहरी टीस से शुरू होता है। एक ऐसी टीस जिसका नाम तुम हो। वह बिस्तर से उठता है, लेकिन उसकी आत्मा वहीं उन सपनों में रह जाती है जहां तुम उससे मिलने आई थी। हर रात सोते वक्त तुम्हारी तस्वीर से अससी को बात करता है। यह सिर्फ बात करना नहीं होता, यह एक स्वीकारोक्ति होती है। वह उसे अपने पूरे दिन का हाल सुनाता है। कैसे एक बिजनेस डील में उसे तुम्हारी सलाह की कमी खली, कैसे लंच पर उसे अकेलेपन ने काटा, कैसे शाम को सड़क पर चलते हुए उसे लगा कि तुमने पीछे से उसका नाम पुकारा। वह तुमसे सवाल पूछता है और फिर तुम्हारी तरफ से खुद ही जवाब भी देता है। वह तुम्हारी तस्वीर से लड़ता है, उससे शिकायतें करता है और फिर बच्चों की तरह उससे माफी मांगकर रोने लगता है। उसका तकिया उसके आंसुओं और उसकी अनसुनी बातों का अकेला गवाह है। वो अब दुआएं नहीं करता। उसने मंदिरों में जाना छोड़ दिया है, मस्जिदों में सिर झुकाना छोड़ दिया है, चर्च में प्रार्थना करना छोड़ दिया है। उसे लगता है कि उसकी दुआएं इतनी कमजोर हैं कि वे उस भगवान तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। अब वह शिकायत करता है, सीधे ब्रह्मांड से फरियाद करता है कि तुम्हें उसकी जिंदगी में लौटा ले। वह रात को छत पर जाकर आसमान की तरफ देखता है और चिल्लाता है, अगर तुम सच में हो, अगर तुम्हारी कोई शक्ति है, तो तुम देख क्यों नहीं रहे मेरी हालत? तुम क्यों नहीं समझते कि मेरा सब कुछ छीनकर भी तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया है? लौटा दो उसे, या मुझे भी अपने पास बुला लो। उसकी यह फरियाद किसी पागल की बड़बड़ाहट लगती है, पर यह उसकी आत्मा की आवाज है जो अब किसी और भाषा में बात करना भूल चुकी है। हर रिश्ते से दूर हो गया है। उसके दोस्त उसे पार्टियों में बुलाते हैं, पर वह नहीं जाता। उसे अब लोगों की भीड़ से डर लगता है। उसे लगता है कि हर कोई उससे पूछेगा कि वह इतना खामोश क्यों है, और वह इस सवाल का जवाब कैसे देगा। उसके परिवार वाले उसे समझाते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, पर वह कैसे आगे बढ़े जब उसकी मंजिल ही पीछे छूट गई है। हर शोर से अलग हो गया है। संगीत की धुनें अब उसे चुभती हैं। पार्टियों का शोर उसे बहरा कर देता है। लोगों की बातें उसे बेमतलब लगती हैं। उसने अपने चारों ओर एक खामोशी की दीवार खड़ी कर ली है, और उस दीवार के अंदर सिर्फ तुम्हारी यादों का हल्का हल्का संगीत बजता है। उसकी दुनिया अब बस तुम्हारी मुस्कान में ही सिमट गई है। वह तुम्हारी मुस्कुराती हुई तस्वीरों को घंटों देखता है और यह कल्पना करने की कोशिश करता है कि जब तुम मुस्कुराती थी तो तुम्हारी आंखों में कितनी चमक होती थी, तुम्हारे गाल पर डिंपल कैसे पड़ते थे, तुम्हारी हंसी की खनक कैसी थी। तुम्हारी एक मुस्कान उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, और अब उस दौलत की याद ही उसका एकमात्र खजाना है। तुम्हारा नाम उसके होठों की थरथराहट बन गया है। जब वह बहुत थक जाता है, बहुत टूट जाता है, तो वह बस आंखें बंद कर लेता है और तुम्हारा नाम बुदबुदाता है। तुम्हारा नाम उसके लिए एक मंत्र है, एक प्रार्थना है, एक मरहम है। वह तुम्हारा नाम लेता है और उसे लगता है जैसे उसे थोड़ी और देर तक सांस लेने की ताकत मिल गई हो। तुम्हारी यादें उसके कमरे की दीवारों से बात करती हैं। उसे लगता है जैसे दीवारों पर टंगी महंगी पेंटिंग्स तुम्हारी कहानियां सुना रही हैं। कमरे का हर कोना, हर फर्नीचर, हर चीज तुमसे जुड़ी किसी न किसी याद की गवाही देती है। वह सोफा जिस पर तुम बैठकर अपनी पसंदीदा किताब पढ़ती थी, वह खिड़की जहां से तुम बारिश देखती थी, वह कालीन जिस पर तुम्हारे कदमों के निशान अब भी उसके ख्याल में मौजूद है। उसका कमरा अब कमरा नहीं, तुम्हारी यादों का एक संग्रहालय बन चुका है। उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर अब कोई नहीं बैठता क्योंकि वो तुम्हारे लिए खाली रखता है। उसकी करोड़ों की कारें गैराज में खड़ी धूल खा रही हैं, पर वह जब भी बाहर जाता है उसी एक कार में जाता है जिसमें तुम उसके साथ घूमती थी। उसका ड्राइवर जानता है कि दाहिनी तरफ की पिछली सीट पर किसी को नहीं बिठाना है, चाहे कितना भी बड़ा मेहमान क्यों न हो। वह सीट तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। वह कभी कभी चलते चलते मुड़कर उस खाली सीट को देखता है और मुस्कुराता है, जैसे तुम सच में वहां बैठी हो और उसे देख रही हो। उसका फोन तुम्हारी आखिरी कॉल को बार बार सुनता है। उसने तुम्हारी आवाज की उस छोटी सी रिकॉर्डिंग को बचाने के लिए दुनिया की सबसे महंगी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। जब दुनिया सो जाती है तो वह अपने कानों में हेडफोन लगाकर उस आवाज को सुनता है। सुनो, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रही हूं।
तुम्हारी यह आखिरी लाइन उसके लिए जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा बन गई है। वह 5 मिनट कभी खत्म नहीं हुए और उसका इंतजार कभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि वह तो हमेशा से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ब्रह्मांड उससे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास हर पल दिलाता है। यह ब्रह्मांड की सबसे क्रूर और सबसे खूबसूरत साजिश है। जब वह किसी रेस्टोरेंट में जाता है तो वेटर वही डिश रिकमेंड करता है जो तुम्हारी पसंदीदा थी। जब वह रेडियो चलाता है तो वही गाना बजता है जो तुमने उसे डेडिकेट किया था। जब वह कोई किताब उठाता है तो उसके पन्नों के बीच से एक सूखा हुआ फूल निकलता है, ठीक वैसा ही जैसा तुम अपनी किताबों में रखती थी। ये छोटे छोटे संकेत उसे चीख चीख कर बताते हैं कि तुम कहीं नहीं गई हो, तुम यही हो, उसके आसपास, उसकी सांसों में। वह लाखों के फूल मंगवाता है, दुनिया के कोने कोने से सबसे दुर्लभ, सबसे महंगे फूल उसके घर आते हैं। पूरा घर फूलों की खुशबू से महकता है, पर वो खुशबू नहीं मिलती जो तुम्हारी थी। उसे तुम्हारी सादगी की खुशबू याद आती है, जो किसी भी फूल से ज्यादा मादक थी। उसे तुम्हारे बालों से आती हल्की हल्की खुशबू याद आती आती है। वह उन लाखों फूलों के ढेर के पास बैठकर रोता है, क्योंकि यह दौलत भी उसे तुम्हारी एक झलक की खुशबू नहीं दे सकती। तकिए में तुम्हारी आवाज बस गई है। वह अपना सिर तकिए पर रखता है और उसे तुम्हारी धीमी धीमी बातें सुनाई देती हैं, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी शिकायतें, तुम्हारी लोरियां। लोग इसे उसका वहम कहते हैं, पर वह जानता है कि यह सच है। तुम्हारी आवाज उसकी आत्मा में इतनी गहरी उतर चुकी है कि अब उसे हर खामोशी में तुम्हारी ही आवाज सुनाई देती है। उसकी डायरी के हर पन्ने पर तुम्हारा ही जिक्र है। वह अब बिजनेस नोट्स नहीं लिखता, वह कविताएं लिखता है तुम्हारे लिए। वह अपनी हर भावना को, हर दर्द को, हर याद को शब्दों में ढालने की कोशिश करता है। उसकी डायरी अब एक गुप्त ग्रंथ बन चुकी है, जिसमें एक भक्त ने अपनी देवी की महिमा लिखी है। जब भी हवा चलती है उसे लगता है तुमने उसके बालों को छुआ है। वह आंखें बंद कर लेता है और उस एहसास को जीने की कोशिश करता है। उसे लगता है जैसे तुम उसके पीछे खड़ी हो और शरारत से उसके बालों में अपनी उंगलियां फिरा रही हो। हवा का हर झोंका उसके लिए तुम्हारा भेजा हुआ एक प्रेम पत्र है। वो तुम्हारी हंसी की गूंज को अब भी अपने कमरे में महसूस करता है। कभी कभी बिल्कुल सन्नाटे में उसे तुम्हारी हंसी सुनाई देती है। एक पल को वह चौंक जाता है। उसे लगता है तुम सच में लौट आई हो। वह पागलों की तरह पूरे घर में तुम्हें ढूंढता है, हर कमरा, हर कोना छान मारता है। और जब तुम नहीं मिलती तो वह वहीं फर्श पर बैठकर टूट जाता है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे इस बात की गवाही देते हैं कि तुम्हारी कमी उसे नींद नहीं लेने देती। नींद उससे ऐसे रूठ गई है जैसे तुम रूठ गई हो। रातें अब सोने के लिए नहीं, जागकर तुम्हें याद करने के लिए होती है। हर रात एक सजा है, एक लंबा अंतहीन इंतजार है सुबह होने का, ताकि वह फिर से तुम्हारे लौट आने की उम्मीद कर सके। ब्रह्मांड अब उसकी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारी झलक डालता है, लेकिन पूरा नहीं करता। वह उसे तुम्हारी प्यास से तड़पाता है, पर पानी की एक बूंद नहीं देता। वह उसे तुम्हारी खुशबू दिखाता है, पर फूल नहीं देता। वह उसे तुम्हारी परछाई दिखाता है, पर तुम्हें नहीं दिखाता। यह एक अजीब खेल है जो ब्रह्मांड उसके साथ खेल रहा है, शायद उसे यह बताने के लिए कि सबसे कीमती चीजें कभी पूरी तरह से हासिल नहीं होती, उन्हें बस महसूस किया जाता है। उसका खाना आधा रह जाता है क्योंकि तुम्हारे साथ खाने की आदत थी। वह दुनिया के सबसे महंगे शेफ से खाना बनवाता है, लेकिन हर निवाला उसके गले में अटकता है। उसे याद आता है कि कैसे तुम उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाती थी और कैसे उस सादे से खाने में दुनिया की सारी नेमतें होती थी। उसे याद आता है कि कैसे तुम अपना निवाला छोड़कर पहले उसे खिलाती थी। अब मेज पर सोने चांदी के बर्तन सजे होते हैं, पर खाने वाला अकेला होता है और उसका अकेलापन हर निवाले को बेस्वाद कर देता है। उसके गार्डन के फूल मुरझा जाते हैं क्योंकि तुम्हारे स्पर्श की आदत थी। उसने दुनिया के सबसे अच्छे माली रखे हैं, पर बगीचे में अब वह रौनक नहीं है। उसे लगता है कि फूल भी तुम्हारी कमी महसूस करते हैं। वे भी तुम्हारे स्पर्श के लिए तरसते हैं, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरसते हैं। तुम्हारे बिना वह बगीचा भी एक खूबसूरत कब्रिस्तान जैसा लगता है। उसकी पसंदीदा फिल्म अब अधूरी लगती है क्योंकि उसमें तुम्हारा चेहरा नहीं होता। वह अपने प्राइवेट होम थिएटर में बैठकर वही फिल्में देखता है जो तुम दोनों साथ देखते थे,
पर अब उसे हीरो हीरोइन के डायलॉग नहीं बल्कि तुम्हारे कमेंट्स याद आते हैं। उसे याद आता है कि कैसे तुम एक इमोशनल सीन पर रो पड़ती थी और कैसे एक फनी सीन पर जोर से हंसती थी। तुम्हारे बिना हर कहानी अधूरी है, हर किरदार फीका है। वो अपने ही घर में पराया सा हो गया है। यह महल, यह दौलत, यह शान शौकत, सब कुछ उसे अब अपना नहीं लगता। यह सब चीजें तुम्हारी थी क्योंकि तुम थी तो इन चीजों का कोई मतलब था। अब तुम्हारे बिना यह सिर्फ ईंट और पत्थर का एक ढेर है, एक सोने का पिंजरा है जिसमें वह कैद है। उसके ख्यालों में सिर्फ तुम्हारी बातें गूंजती है। वह आंखें बंद करता है और तुम्हारी आवाज सुनता है, तुम्हारी डांट, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी सलाह, तुम्हारी बचकानी बातें। तुम्हारी बातें उसके लिए वेद पुराण बन गई हैं जिन्हें वह दिन रात अपने मन में दोहराता रहता है। वो हर राह पर तुम्हें ढूंढता है। जब भी वह अपनी कार से बाहर निकलता है उसकी आंखें भीड़ में सिर्फ एक चेहरा तलाशती हैं, तुम्हारा। उसे हर लड़की में तुम्हारी एक झलक दिखती है। किसी के बाल तुम्हारी तरह हैं, किसी की चाल, किसी की आंखें। वह एक पल को ठिठक जाता है, उसका दिल जोर से धड़कता है, पर फिर उसे एहसास होता है कि वह तुम नहीं हो और उसका दिल फिर से टूट जाता है। तुम्हारे नाम की प्लेट बनवा रखी है अपने ऑफिस में, उसकी विशालकाय कंपनी के हेड ऑफिस में, उसकी आलीशान कुर्सी के सामने वाली मेज पर जहां बड़े बड़े क्लाइंट्स बैठते हैं, वहां एक छोटी सी पीतल की प्लेट रखी है जिस पर तुम्हारा नाम खुदा हुआ है। लोग समझते हैं कि यह किसी पार्टनर का नाम है, पर सिर्फ वह जानता है कि उसकी असली पार्टनर, उसकी जिंदगी की सीईओ सिर्फ तुम हो। हर काम में तुम्हारी राय ढूंढता है। कोई भी बड़ी डील साइन करने से पहले वह आंखें बंद करके तुमसे पूछता है, क्या मुझे यह करना चाहिए? और फिर वह अपने दिल की आवाज सुनता है और उसे लगता है कि यह तुम ही हो जो उसे जवाब दे रही हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें उसके जीवन का केंद्र बना दिया है। उसकी पूरी दुनिया तुम्हारे चारों ओर घूमती है। सूरज तुम्हारे लिए उगता है, चांद तुम्हारे लिए निकलता है, हवाएं तुम्हारे लिए चलती हैं और वह तुम्हारे लिए सांस लेता है। तुम उसकी धुरी हो और वह तुम्हारी परिक्रमा करने वाला एक अकेला ग्रह। वो तुम्हारे बिना सब कुछ होते हुए भी अधूरा है। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। उसके पास वह सब है जिसे पाने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पर उसके पास वह एक चीज नहीं है जो उसकी जिंदगी थी। वह एक ऐसा राजा है जिसकी सल्तनत तो है पर रानी नहीं है, और बिना रानी के सल्तनत सिर्फ एक रेगिस्तान होती है। हर जगह तुम्हारा चेहरा नजर आता है, पानी के गिलास में, खिड़की के शीशे में, आसमान के बादलों में, कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसे हर जगह सिर्फ तुम दिखती हो। उसकी आंखें अब कुछ और देखने की आदी ही नहीं रही। दोस्तों, वो हर सुबह ब्रह्मांड से यही कहता है, अगर मेरी दुआओं में असर है तो उसे वापस भेज दो। वह अब गिड़गिड़ाता नहीं, वह जौहरी, वह दावा करता। वह कहता है, मैंने अपने प्यार की हर कीमत चुकाई है, मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अब यह तुम्हारा फर्ज है कि तुम मेरी मोहब्बत मुझे लौटाओ। उसके आसपास के लोग उसकी हालत देखकर चौंकते हैं। वे कानाफूसी करते हैं, इतना बड़ा आदमी और एक लड़की के लिए इस तरह पागल हो गया है, कैसे कोई इतना टूट सकता है? लेकिन वो टूटने से नहीं डरता। वह कांच की तरह बिखर चुका है और उसके हर टूटे हुए टुकड़े में सिर्फ तुम्हारी ही छवि दिखती है। वो सिर्फ तुम्हारे ना होने से डरता है। मौत का डर नहीं है उसे, दुनिया के खोने का डर नहीं है उसे, दौलत लुट जाने का डर नहीं है उसे सिर्फ एक ही डर है कि कहीं किसी दिन वह तुम्हारी यादों को भी न खो दे, क्योंकि अगर तुम्हारी यादें भी चली गईं तो उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बचेगी। उसके शब्द अब खामोश हो गए हैं क्योंकि तुम्हारी आवाज सुनना चाहता है। वह कम बोलता है, बहुत कम। उसे लगता है कि अगर वह चुप रहेगा तो शायद उसे तुम्हारी आवाज ज्यादा साफ सुनाई देगी। उसकी खामोशी एक इंतजार है, तुम्हारी आवाज का इंतजार। उसकी आंखें हर रोज दरवाजे की तरफ ताकती हैं कि शायद आज तुम आ जाओ। यह एक आदत बन चुकी है। हर आहट पर, हर घंटी पर, हर दस्तक पर उसका दिल उछलकर हलक में आ जाता है। एक पल की उम्मीद जगती है और अगले ही पल वह उम्मीद मर जाती है। यह सिलसिला रोज चलता है, हर पल चलता है। वो तुम्हारे नाम की चाय पीता है,
उसने अपने किचन स्टाफ को बोल रखा है कि उसकी चाय का नाम तुम्हारा नाम दासाइशु है। जब वे उससे पूछते हैं, सर क्या आप तुम्हारा नाम लेंगे, तो एक पल के लिए उसे सुकून मिलता है, जैसे किसी ने सच में तुम्हारा नाम पुकारा हो। तुम्हारे नाम की बारिश में भीगता है। जब बारिश होती है तो वह अपने विशाल लॉन में जाकर खड़ा हो जाता है और आंखें बंद करके भीगता है। उसे याद आता है कि कैसे तुम दोनों बारिश में भीगा करते थे। उसे लगता है कि बारिश की हर बूंद तुम्हारा स्पर्श है, जो आसमान से सिर्फ उसके लिए भेजा गया है। उसका ब्रह्मांड अब केवल तुम हो। उसके लिए अब कोई देश, कोई दुनिया, कोई आकाशगंगा नहीं है। उसका पूरा अस्तित्व, उसकी पूरी कायनात तुम में सिमट गई है। तुम ही उसका सच हो, तुम ही उसका सपना हो और तुम ही उसकी अंतिम मंजिल हो। उसके घर में हर कोना तुम्हारी यादों से महकता है। उसने तुम्हारे कमरे को ठीक वैसा ही रखा है जैसा तुम छोड़कर गई थी। तुम्हारी किताबें, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा परफ्यूम, सब कुछ वही है। वह रोज उस कमरे में जाता है, तुम्हारी चीजों को छूता है और तुम्हारी खुशबू को अपनी सांसों में भर लेता है। यह कमरा अब उसके लिए एक तीर्थ बन गया है। वो तुम्हारी पुरानी मैसेजेस पढ़कर मुस्कुराता है और फिर रो देता है। उसके फोन में तुम्हारे सारे पुराने मैसेज आज भी सेव हैं। वह उन्हें पढ़ता है और उसे लगता है जैसे तुम अभी भी उससे बात कर रही हो। तुम्हारी बचकानी बातें, तुम्हारे प्यार भरे इकरार, तुम्हारी छोटी छोटी शिकायतें, हर मैसेज उसे उस सुनहरे दौर में वापस ले जाता है। एक पल के लिए वह मुस्कुराता है और अगले ही पल यह एहसास कि यह सब अब सिर्फ यादें हैं, उसे तोड़कर रख देता है। वो हर दिन अपने आप से कहता है, काश मैं पीछे ले जा सकता। वह अपनी पूरी दौलत, अपनी पूरी शोहरत, अपनी पूरी जिंदगी देने को तैयार है, बस एक मौके के लिए, समय में पीछे जाकर उस एक पल को बदलने के लिए जब तुम उससे दूर हुई थी। यह एक ऐसी इच्छा है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। उसका हर ख्वाब अब तुम्हारे नाम से शुरू होता है और तुम्हारी यादों में खत्म। वो ब्रह्मांड की हर भाषा में तुम्हें पुकारता है। वो तुमसे नहीं, अब खुद से दूर होता जा रहा है। वह सह अपनी पहचान खो रहा है। वह अमीर, कामयाब आदमी नहीं रहा। वह अब सिर्फ एक प्रेमी है, एक इंतजार करता हुआ मुसाफिर है, एक भटकी हुई आत्मा है। ब्रह्मांड उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा रहा है, लेकिन उसका दिल नहीं मानता। उसका दिमाग शायद यह समझने लगा है कि तुम नहीं आओगी, पर उसका दिल इस सच्चाई को मानने से इनकार करता है। उसका दिल अब भी उसी उम्मीद पर धड़क रहा है कि एक दिन कोई चमत्कार होगा। वो हर रात छत पर बैठकर आसमान से पूछता है, क्या वो भी मुझे याद करती होगी? यह एक ऐसा सवाल है जो उसे सोने नहीं देता। वह तारों को देखकर पूछता है, तारों, तुम तो सब देखते हो, बताओ ना, क्या उसे कभी मेरी याद आती है? क्या वह भी कभी मेरी तस्वीर देखकर रोती है? क्या उसकी धड़कनों में भी मेरा कोई एहसास बाकी है? उसके जीवन की सारी सफलता अब एक खाली तस्वीर सी लगती है। उसके ऑफिस में लगी बड़ी बड़ी ट्रॉफियां, दीवारों पर टंगी उसकी कामयाबियों की तस्वीरें, सब उसे अब बेमानी लगती हैं। उसे लगता है कि यह सब एक धोखा है, एक छलावा है। उसकी असली कामयाबी तो तुम थी और वह अपनी कामयाबी हार चुका है। वो हर रोज खुद को समझाता है, लेकिन तुम्हारी यादें उसकी आत्मा में बस चुकी हैं। वे उसकी सांसों में हैं, उसकी खून की हर बूंद में हैं। तुम्हारी यादों से छुटकारा पाना उसके लिए अपनी आत्मा से छुटकारा पाने जैसा है, जो नामुमकिन है। ब्रह्मांड उसके आंसुओं को इकट्ठा कर रहा है। शायद किसी चमत्कार की तैयारी है। शायद उसकी तड़प, उसका दर्द, उसका बेपनाह प्यार कायनात की शक्तियों को मजबूर कर रहा है कि वे अपना फैसला बदल दें। शायद उसका हर आंसू एक बीज है जो एक दिन तुम्हारे लौट आने के फूल के रूप में खिलेगा। उसका अकेलापन अब चीख बन चुका है। पहले यह एक खामोश दर्द था, पर अब यह एक ऐसी चीख है जो सिर्फ उसे ही सुनाई देती है। यह चीख उसके अंदर 24 घंटे गूंजती रहती है, उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने देती। वो अब भी उम्मीद करता है कि एक दिन तुम आओगी और सब कुछ फिर से पूरा हो जाएगा। यह उम्मीद ही उसकी ऑक्सीजन है। इसी उम्मीद के सहारे वह हर दिन जीता है और वो इंतजार कर रहा है हर उस पल का जब ब्रह्मांड उसे तुम्हारे करीब लाएगा। उसे यकीन है कि ब्रह्मांड इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। उसे यकीन है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों,
वो हर सुबह यह सोचकर जीता है कि शायद आज कोई चमत्कार होगा और तुम सामने खड़ी मिलोगी। यह शायद शब्द ही उसकी पूरी जिंदगी का सार बन गया है। उसके पास वक्त की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसने अपनी सारी घड़ियों को उसी दिन पर रोक दिया है जिस दिन तुम उससे जुदा हुई थी। उसके महल में लगी सैकड़ों घड़ियां एक ही वक्त पर रुकी हुई हैं। उसके लिए समय आगे बढ़ा ही नहीं है। वह आज भी उसी दिन में जी रहा है। उसका दिन बिना तुम्हारे नाम लिए शुरू ही नहीं होता और रात बिना तुम्हारी यादों के खत्म नहीं होती। वो हर मंदिर, हर दरगाह, हर तिजोरी में सिर्फ तुम्हारा नाम रख चुका है। उसने अपनी दौलत, अपनी जायदाद, अपनी वसीयत सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है, यह जानते हुए भी कि शायद तुम कभी उसे लेने नहीं आओगी। उसकी आंखों का पानी अब अश्क नहीं, इबादत बन चुका है। हर आंसू एक प्रार्थना है, हर सिसकी एक पूजा है। ब्रह्मांड उसके अंदर एक ऐसी तड़प जगा चुका है जो उसे सिर्फ तुम्हारे पास ले जा सकती है। यह तड़प अब उसकी मार्गदर्शक है। वो अब किसी और से जुड़ नहीं पाता, क्योंकि उसका दिल तुम्हारे नाम पर ही ठहर गया है। कई लोगों ने उसकी जिंदगी में आने की कोशिश की, पर उसने अपने दिल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर लिया है। उस दरवाजे पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है। उसकी हंसी अब सिर्फ दिखावा है और उसकी खामोशी में तुम्हारा नाम गूंजता है। वह दुनिया के सामने मुस्कुराता है, पर उसकी आंखें उस मुस्कान का साथ नहीं देती। उसकी मुस्कान एक मुखौटा है जिसके पीछे एक टूटता हुआ इंसान है। ब्रह्मांड उसके जीवन में तुम्हारी अनुपस्थिति से इतना शोर पैदा कर चुका है कि अब वो शांति भी तुम्हारी झलक में ही खोजता है। उसने तुम्हारा नाम एक माला की तरह झपना शुरू कर दिया है। उसकी सांसों ने भी अब सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कना सीखा है। जब वो आईने में खुद को देखता है तो तुम्हारी आंखें उसमें नजर आती है। उसे लगता है कि वह धीरे धीरे तुम में बदलता जा रहा है। वह तुम्हारी हर पुरानी बात को दोहराता है, जैसे वह कोई मंत्र हो जो उसे फिर से जिंदा कर दे। वो तुम्हारे कपड़ों की खुशबू अब भी अपने कमरे में कैद करके रखता है। ब्रह्मांड की हर हलचल में उसे बस तुम्हारा नाम सुनाई देता है। उसके ख्वाबों में अब कोई रंग नहीं बचा, सिर्फ तुम्हारा धुंधला चेहरा है जो उसे हर रात पुकारता है। वो हर मौसम में तुम्हारा एहसास ढूंढता है। गर्मी में तुम्हारे छाव की तरह, बारिश में तुम्हारे साथ की तरह, सर्दी में तुम्हारे हाथों की गर्मी की तरह। उसके जीवन की हर कहानी अब तुम्हारे नाम से शुरू और तुम्हारे गुमनाम सन्नाटे पर खत्म होती है। वो लाख कोशिश कर चुका है तुम्हें भूलने की, लेकिन ब्रह्मांड हर बार उसे तुम्हारी यादों में लौटा देता है। उसकी मुस्कान में अब भी वह चमक है जो सिर्फ तुम्हारे सामने थी। वो किसी से नहीं कहता, लेकिन हर दिल की धड़कन में तुम्हारे नाम की आवाज सुनता है। उसका हर काम तुम्हारे लिए होता है, जैसे कि तुम कहीं देख रही हो। वह अब भी उसी रास्ते से गुजरता है जहां कभी तुमने एक बार उसका नाम लिया था। उसके पास अब भी वो गुलाब सूखा पड़ा है जो तुमने कभी दिया था। उसके फोन की गैलरी में अब भी सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें हैं और वो हर रोज उन्हें नए नाम देता है। उम्मीद, शायद फिर कभी लौट आओ। वो अब तुम्हारे बिना जीना नहीं सीख रहा, वो तुम्हारे लौट आने तक जीने की प्रैक्टिस कर रहा है। ब्रह्मांड उसके इर्द गिर्द एक ऐसी दुनिया बना रहा है जिसमें सब कुछ है, बस तुम नहीं, और उसे बस वही चाहिए। वो सब छोड़ सकता है, अपने सपने, अपनी पहचान, अपना अतीत और भविष्य, लेकिन तुम्हें नहीं। उसकी आंखें अब सिर्फ एक मंजिल खोजती हैं, वो पल जब तुम कहोगी मैं भी तुम्हें याद करती थी। और उस दिन उसकी सारी टूटन, उसका सारा दर्द, उसकी सारी दुआएं एक मुस्कान में पिघल जाएंगी और ब्रह्मांड भी चैन की सांस लेगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा इंतजार आखिरकार खत्म होगा। दोस्तों, उस दिन से पहले हर एक लम्हा, हर एक सांस बस तुम्हारे नाम पर टिका है। वो आदमी जो सब कुछ होते हुए भी खुद को खो चुका है, अब सिर्फ एक वादा निभा रहा है, तुम्हारे लौटने का इंतजार। वो हर उस मोड़ पर जाता है जहां कभी तुम्हारे कदम पड़े थे, जमीन को छूकर तुम्हारा एहसास समेटता है। जब हवा चलती है तो वह आंखें बंद कर लेता है, जैसे तुम्हारा दुपट्टा फिर से उसके चेहरे को छू रहा हो। वो अब शोर में नहीं जीता, सिर्फ तुम्हारी खामोशी में सांत्वना पाता है। उसकी रातें एक तपस्या बन चुकी हैं और सुबह तुम्हारे नाम की पूजा। अब वो किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता है ब्रह्मांड सब देख रहा है। ब्रह्मांड उसकी तड़प को शब्द दे रहा है, उसकी आंखों को दिशा दे रहा है। वो अब दुआ नहीं करता कि तुम लौट आओ,
बल्कि यह प्रार्थना करता है कि तुम जहां भी हो मुस्कुरा रही हो, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही उसकी आखिरी सांस तक की आराधना है। वह तुम्हें अब भी हर उस रंग में देखता है जो उसने तुम्हारे साथ जिया था, लाल गुलाब में, हल्की बारिश में, चाय की खुशबू में और पुराने गानों में। वो तुम्हारे नाम की किताबें पढ़ता है, तुम्हारे नाम की तिथियों को कैलेंडर में घेर कर रखता है। जब तुम्हारा जन्मदिन आता है तो एक केक काटता है अकेले बैठकर। उसके मोबाइल में तुम्हारा नंबर अब भी सेव है, लेकिन वह कभी कॉल नहीं करता। बस स्क्रीन पर तुम्हारा नाम देखता है और आंखें नम कर लेता है। उसकी पलकों के नीचे एक दुनिया बसी है जो सिर्फ तुम्हारी है। उसने अब हर खुशी का दरवाजा इससे सब बंद कर दिया है, क्योंकि वह मानता है असली मुस्कान तो तुम्हारे साथ ही जुड़ी थी। ब्रह्मांड उसे हर रोज संकेत देता है, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी अचानक चलती हवा में, कभी किसी पुराने गाने के शब्दों में, कि वो इंतजार अब भी जिंदा है। अब वो खुद से बात करता है, क्या तुम उसे भूल जाओगी? और दिल से आवाज आती है, नहीं, वो ही तो जीने की वजह है। वो मान चुका है कि अगर ब्रह्मांड ने तुम्हें उससे दूर किया है तो एक दिन तुमसे मिलाने के लिए ही किया है, और वो उस दिन का हर पल गिनता है जब तुम्हारी आंखें फिर उसकी आंखों से आंखों से मिलेंगी, जब उसकी हथेली फिर तुम्हारे स्पर्श से थरथराएगी, जब तुम्हारा नाम फिर से उसके होठों से निकलेगा, बिना किसी दर्द के, बिना किसी दूरी के। और उस पल जब तुम लौट आओगी तो उसका टूटा हुआ ब्रह्मांड फिर से एक हो जाएगा, जाएगा। तब तक वो सिर्फ तुम्हारे नाम की सांसें लेता रहेगा। एक अमीर आदमी जो दुनिया से नहीं, बस तुमसे मोहब्बत करता है, और जब वो खुद से थक जाता है तब भी तुम्हारे नाम की थकान उसे सुकून देती है, क्योंकि उसके दर्द का दूसरा नाम तुम हो और उसके जीने की वजह भी। वो जानता है कि यह मोहब्बत अब इश्क से बढ़कर इबादत बन चुकी है, जहां मांगा नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है। अब उसका रिश्ता तुमसे शब्दों का नहीं रहा, आत्मा का बन गया है। वो हर दिन तुम्हें अपनी सांसों में जीता है, तुम्हारी परछाई को अपनी परछाई में ढाल चुका है। जब लोग पूछते हैं तुम इतने खामोश क्यों हो, वो मुस्कुराता है और सोचता है, क्योंकि मेरी आवाज अब उसी ने ले ली है जिसके लौटने की आस में जी रहा हूं। वो आदमी अब भी रोज उसी बेंच पर बैठता है जहां एक बार तुमने उसके कंधे पर सिर रखा था। वो अब भी तुम्हारे पसंदीदा फूल लेकर आता है और तुम्हारे नाम से उन्हें हवाओं में उड़ा देता है। उसे पता है कहीं ना कहीं वह खुशबू तुम तक जरूर पहुंचेगी। उसकी आंखों में अब भी तुम्हारी वही मासूम हंसी जमी है जो हर तूफान को शांत कर देती थी। वो अब तक तुम्हारे लिए वही कपड़े पहनता है जो तुमने कहा था, इसमें बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारा कहा हर छोटा सा जुमला अब उसके जीवन का नियम बन गया है। ब्रह्मांड ने उसे एक साधक बना दिया है जो तुम्हें पाने के लिए नहीं, तुम्हें महसूस करने के लिए जीता है। वो अब तुम्हारी यादों के मंदिर में दीपक जलाता है और हर जलते दीप से प्रार्थना करता है कि तुम सदा खुश रहो। उसके पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन उसकी रूह अब भी समर्पित है सिर्फ तुम्हारे नाम पर। लोग सोचते हैं कि वो अमीर है, पर असल में वो तो उस दिन गरीब हो गया था जब तुम उससे दूर हो गई। उसकी सबसे कीमती दौलत तुम थी, और अब वो तुम्हारी यादों से ब्याज वसूल कर रहा है। हर दिन, हर रात जब भी कोई दरवाजा बजता है उसकी धड़कन रुक जाती है। शायद तुम आ गई हो, लेकिन जब नहीं आती तो वो खुद को फिर से संभालता है। तुम्हारी तस्वीर को देखकर कहता है, आज नहीं सही लेकिन एक दिन जरूर। वो उस एक दिन के लिए जिजावा जी रहा है जिसके आने का वादा किसी ने नहीं किया, लेकिन यकीन पूरे ब्रह्मांड ने दिलाया है। और वो आत्मा अब तुम्हारे बिना भी तुम में ही बस चुकी है। हर उस चीज में जहां एक समय तुम्हारी मौजूदगी थी, वो अब भी तुम्हें महसूस करता है। उसका कमरा अब मंदिर बन चुका है जिसमें तुम ही देवी हो। उसका दिल अब एक बंद दरवाजा है जिसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे नाम से खुलती है। वो रोज उसी जिंदगी को दोहराता है जिसमें तुम कभी मुस्कुराई थी, हंसी थी, रूठी थी, चुप रही थी और फिर चली गई थी। उसकी दुनिया में अब कोई मौसम नहीं बदलता, क्योंकि उसके लिए हर मौसम में सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार होता है। वो अपनी हर अधूरी कविता को तुम्हारे नाम से शुरू करता है और तुम्हारे नाम पर ही छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर तुमने पढ़ा तो तुम खुद उससे पूरा कर दोगी। वो जो सबसे महंगे गिफ्ट्स खरीद सकता है, वो अब किसी बाजार की तरफ नहीं जाता।
उसकी सबसे कीमती चीज अब एक पुराना रुमाल है जिसमें तुम्हारे आंसुओं की नमी बाकी है। वो जब भी सड़क पर कोई जोड़ा देखता है तो एक गहरी सांस भरता है, काश तुम होती तो यह पल हमारा होता। उसके मोबाइल में आज भी तुम्हारे पुराने मैसेज पिन हैं। वो उन्हें रोज पढ़ता है जैसे किसी पुराने मंदिर की घंटी को छू रहा हो। ब्रह्मांड उसके चारों तरफ तुम्हारे संकेत भेजता रहता है। कभी कोई लड़की तुम्हारे जैसी हंसी लेकर सामने से निकल जाती है, कभी कोई बच्चा तुम्हारे नाम से पुकारा जाता है, कभी कोई गाना तुम्हारी पसंद का रेडियो पर चल पड़ता है, और हर बार वो वही ठहर जाता है, एक पल के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ तुम्हें महसूस करता है। अब उसकी आंखें आंसू नहीं बहाती, लेकिन अंदर एक समंदर हमेशा बहता रहता है। वो अब भी जानता है कि तुम्हारे बिना सब अधूरा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए खुद को पूरा दिखाता है, ताकि ब्रह्मांड तुम्हें यह ना कहे कि तुम जिसके लिए बनी थी वो कमजोर पड़ गया। वो अब भी तुम्हें उसी तरह चाह रहा है जैसे पहले दिन किया था। उसके हर सपने की शुरुआत तुमसे होती है और हर नींद की जंजीर तुमसे जुड़ी है। कभी कभी वो छत पर चुपचाप आसमान से कहता है, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो उसे मेरी याद जरूर आती होगी। और शायद वही किसी कोने में कहीं दूर बैठी तुम भी एक आह भरती हो, एक तस्वीर को देखती हो और वही कहती हो, काश वो मुझे आज भी वैसे ही चाहता हो जैसे पहले चाहता था। और यही काश इस ब्रह्मांड को रोज फिर से जोड़ता है, रोज एक नई उम्मीद की डोर बांधता है, क्योंकि मोहब्बत जब आत्मा से जुड़ती है तो कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, वो हर सुबह यह सोचकर जीता है कि शायद आज कोई चमत्कार होगा और तुम सामने खड़ी मिलोगी। यह शायद शब्द ही उसकी पूरी जिंदगी का सार बन गया है। उसके पास वक्त की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसने अपनी सारी घड़ियों को उसी दिन उसी पल पर रोक दिया है जिस दिन तुम उससे जुदा हुई थी। सुबह के 10:17 उसके संगमरमरी महल में लगी सैकड़ों कीमती घड़ियां, दादाजी की प्राचीन ग्रैंडफादर क्लॉक से लेकर उसके हाथ की बेशकीमती स्विस घड़ी तक, सब एक ही वक्त पर खामोश खड़ी रही हैं। उनके पेंडुलम अब नहीं झूलते, उनकी सुइयां अब आगे नहीं बढ़ती। उसके लिए समय आगे बढ़ा ही नहीं है। वह आज भी उसी दिन उसी लम्हे में जी रहा है। उसका दिन बिना तुम्हारे नाम लिए शुरू ही नहीं होता और रात बिना तुम्हारी यादों के अंधेरे में डूबे खत्म नहीं होती। उसने अपना नाम भी बुढ़िया पे भुला पाए बतिया है। लोग उसे मिस्टर विक्रम सिंह राठौर कहते हैं, दुनिया के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक। पर जब वह आईने में देखता है तो उसे कोई विक्रम नहीं दिखता, उसे बस एक खालीपन दिखता है, एक ऐसा आदमी जो अपनी परछाई में किसी और को ढूंढा है। सुबह होती है, नौकर चाकर दबे पांव अपने काम में लगे हैं। वे जानते हैं कि साहब को शोर पसंद नहीं। सबसे वफादार और पुराना नौकर कैलाश उसकी सुबह की कॉफी लेकर कमरे के बाहर खड़ा है। वह 3 बार धीरे से दरवाजा खटखटाता है। यह एक तयशुदा इशारा है। कोई जवाब नहीं आता। कैलाश जानता है साहब जागे हुए हैं, लेकिन अपनी दुनिया में हैं। वह धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आता है। विक्रम खिदधकी के पास खड़ा है, शहर को नहीं बल्कि अनंत आकाश को देख रहा है। उसके हाथ में तुम्हारी वही तस्वीर है। साहब कॉफी। कैलाश की आवाज में दशकों की वफादारी और गहरी चिंता घुली हुई है। विक्रम मुद्दता नहीं, उसकी आवाज एक गहरी गुफा से आती हुई लगती है। कैलाश, क्या आज भी सुबह हुई है? कैलाश का दिल डूब जाता है। यह सवाल वह रोज पूछता है। जी साहब, आज मंगलवार है। मंगलवार? विक्रम धीरे से दोहराता है। उसे मंगलवार का दिन बहुत पसंद था। वह कहती थी, मंगलवार हनुमान जी का दिन है, इस दिन सब मंगल ही मंगल होता है। एक फीकी दर्द भरी मुस्कान उसके होठों पर तैरकर गायब हो जाती है। और मेरा तो सब अमंगल हो गया। कैलाश चुप रहता है। उसके पास कोई जवाब नहीं है। वह कॉफी मेज पर रखकर बिजनेस की कुछ फाइलें आगे बढ़ाता है। साहब, जापान से मिस्टर यामागुची का फोन आया था, नई डील के लिए पूछ रहे थे और बोर्ड मीटिंग। विक्रम हाथ के इशारे से उसे रोक देता है। उनसे कह दो मैं मर गया हूं। साहब, ऐसा न कहें। कैलाश की आंखों में पानी भर आता है। पूरी सल्तनत आपके भरोसे है। सल्तनत? विक्रम पहली बार उसकी तरफ मुद्दता है। उसकी आंखें
जो कभी किसी शेर की तरह चमकती थी अब बुझे हुए कोयलों जैसी लगती है। किस काम की यह सल्तनत कैलाश, जब मेरी रानी ही नहीं है? यह सब ले जाओ, यह दौलत, यह शोहरत, यह महल, सब कुछ ले जाओ। बस मुझे वो 5 मिनट लौटा दो, बस वो 5 मिनट जब मैं उसे बचा सकता था। उसकी आवाज टूट जाती है और वह वापस खिददकी की तरफ घूम जाता है। कैलाश जानता है कि अब बात करने का कोई फायदा नहीं। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। विक्रम की सल्तनत को संभालने वाला अब कैलाश ही है, एक वफादार सेनापति जो अपने राजा के लौटने का इंतजार कर रहा है। विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठता है। यह कुर्सी किसी सिंहासन से कम नहीं है, पर उसे कांटों की सेज जैसी लगती है। वह आंखें बंद करता है और ब्रह्मांड, जो उसकी हर सिसकी का गवाह है, उसे एक बार फिर तुम्हारी यादों के गलियारे में ले जाता है। स्मृति, पहला स्पर्श। वह दिन भी बारिश का था। विक्रम, जो तब सिर्फ विक्रम था, एक नौजवान जो दुनिया जीतने के सपने देख रहा था, अपनी कार के खराब हो जाने की वजह से एक छोटी सी गली में फंस गया था पर मकसद था। बारिश से बचने के लिए वह एक पुरानी किताबों की दुकान में घुस गया। दुकान के अंदर किताबों की, पुराने कागज की और बारिश में भीगी मिट्टी की मिली जुली महक थी। और वहीं किताबों की एक अलीट रैक। अलमारी के पास तुम खड्डी दीदी ही थी, सफेद सलवार कमीज पहने, तुम्हारे भीगे हुए बाल तुम्हारी पीठ पर फैले हुए थे और तुम अपनी उंगलियों से एक किताब के पन्नों को सहला रही थी, जैसे किसी बच्चे के गालों को सहला रही हो। विक्रम तुम्हें देखता ही रह गया। उसने अपनी जिंदगी में हजारों खूबसूरत चेहरे देखे थे, पर तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक सुकून था जो उसने कहीं नहीं देखा था। तुम अचानक पलटी और तुम्हारी नजरें उससे टकराईं। एक पल के लिए समय रुक गया। तुम्हारी बेडधी बड़धी आंखों में एक सवाल था, एक मासूमियत थी। माफ कीजिएगा, विक्रम ने खुद को संभालते हुए कहा। बारिश से बचने? तुम मुस्कुराई और उस एक मुस्कान ने विक्रम की दुनिया बदल दी। बारिश से बचने के लिए किताबों से अच्छी कोई जगह नहीं होती, तुमने कहा। तुम्हारी आवाज किसी सुबह की पहली किरण की तरह उसके कानों में शहद की तरह घुल गई। और भीगने से बचने के लिए भी तुमने अपना दुपट्टा हल्का सा निचोड़ा, जिससे पानी की कुछ बूंदें फर्श पर गिर गईं। विक्रम ने तुम्हारी मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और तभी उसकी उंगलियां तुम्हारी उंगलियों से छू गई। एक बिजली का करंट सा उसके पूरे शरीर में दौड़ ढह गया। वह तुम्हारा पहला स्पर्श था। न उसमें कोई वासना थी, न कोई इरादा। वह बस एक संयोग था, पर उस एक संयोग ने दो आत्माओं को हमेशा के लिए जोड़ दिया था। तुम्हारी त्वचा की नरमी, तुम्हारे हाथ की ठंडक, आज भी इतने सालों बाद विक्रम की उंगलियों में जिंदा है। वह अपनी उंगलियों को देखता है और उसे लगता है जैसे तुम्हारा स्पर्श अब भी वही है। वर्तमान में लौटकर विक्रम की आंखें खुलती हैं। उसके गालों पर आंसू बह रहे हैं। वह उस याद से बाहर नहीं आना चाहता। वह अपनी उंगलियों को अपनी ही हथेली पर फेरता है, उस एहसास को फिर से जीने की कोशिश करता है। ब्रह्मांड, तुम कितने क्रूर हो, वह फुसफुसाता है। तुम मुझे यादें तो देते हो, पर उसे नहीं। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, एक पागलपन भरा ख्याल। वह इंटरकॉम का बटन दबाता है। कैलाश, मेरे आर्किटेक्ट्स और शहर के सबसे अच्छे कंस्ट्रक्शन वालों को फौरन बुलाओ, अभी, इसी वक्त। पर साहब, किस लिए? मुझे एक कैफे बनवाना है। विक्रम की आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता है। नहीं, मुझे एक पूरी गली बनवानी है, हूबहू वैसी ही जैसी वो थी। कैलाश हैरान है, पर वह सवाल नहीं करता। वह जानता है कि साहब का हुक्म पत्थर की लकीर है। उशुक्स ने 1 घंटे के अंदर विक्रम के आलीशान कॉन्फ्रेंस रूम में शहर के सबसे बड़े आर्किटेक्ट और बिल्डर्स बैठे हैं। वे हैरान हैं कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून ने उन्हें इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है। विक्रम कमरे में दाखिल होता है। उसके हाथ में एक पुराना मुद्दा तुद्दा कागज है। वह उसे मेज पर फैलाता है। यह एक हाथ से बनाया हुआ नक्शा है। मुझे यह चाहिए, वह कहता है। शहर के बाहर मेरी जो 100 एकड़ डीड है जमीन है, वहां पर मुझे एक पूरी गली चाहिए। एक तरफ पुरानी किताबों की दुकान होगी जिसके ऊपर ज्ञान सागर लिखा होगा।
उसके बगल में एक दर्जी की दुकान, फिर एक परचून की दुकान। सामने एक पुराना बरगद का पेड़ ढुआने होगा और गली के नुक्कड़ पर एक छोटा सा कैफे होगा जिसका नाम होगा कैफे मिलानो। आर्किटेक्ट एक दूसरे को देखते हैं। सर, ये तो किसी पुरानी फिल्म का सेट बनाने जैसा है। यह सेट नहीं है, विक्रम गरजता है। यह मेरी दुनिया होगी। मुझे हर चीज वैसी ही चाहिए। किताबों की दुकान में वही महक, कैफे की मेज पर वही खरोंचे, बरगद के पेड़ डह पर वही झूले का निशान। मैं तुम्हें पैसा दूंगा, दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी दूंगा। मुझे ये 1 महीने में चाहिए। पर सर, इसका मकसद? एक नौजवान आर्किटेक्ट पूछने की हिम्मत करता है। विक्रम उसकी आंखों में देखता है। मकसद? इसका मकसद है समय को हराना। इसका मकसद है यादों को पत्थर में तराशना। इसका मकसद है एक वादा पूरा करना। उसने तुमसे वादा किया था कि वह एक दिन तुम्हारे लिए एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहां सिर्फ तुम और वह होगे। वह तब मजाक था, एक आशिक का ख्वाब था। पर अब यह उसकी जिंदगी का एकमात्र सच है। वह अपने संगमरमरी महल के एकांत टॉवर से उस खाली जमीन को देखता है जहां जल्द ही तुम्हारी यादों का एक शहर बसेगा। वह जानता है कि लोग उसे पागल कहेंगे। कहने दो, उसके लिए अब लोगों की बातों का कोई मतलब नहीं है। उसकी दुनिया का केंद्र, उसकी कायनात का हर नियम अब तुम हो। वह तुम्हारे लिए एक समाधि नहीं, एक जिंदा शहर बना रहा है। एक ऐसा शहर जहां समय 10:17 पर हमेशा के लिए रुका रहेगा, जहां बारिश हमेशा होती रहेगी और जहां किताबों की दुकान में एक लड़धकी हमेशा उसका इंतजार करती मिलेगी। ब्रह्मांड उसकी इस दीवानगी को देख रहा है। सितारे अपनी जगह बदल रहे हैं। हवाएं कुछ अनसुने गीत गा रही हैं। शायद यह विक्रम का पागलपन नहीं है, शायद यह ब्रह्मांड की ही कोई साजिश है। उसे तोड़ने की या उसे तुमसे जोड़ने की यह कोई नहीं जानता। वह तुम्हारी तस्वीर उठाता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। सुनो, वह फुसफुसाता है, मैं तुम्हें वापस ला रहा हूं, हमारी दुनिया में, हमारे समय में। तुम बस इंतजार करना। और उस वीरान जमीन पर जहां कल तक सन्नाटा था, आज रात पहली मशीन की घरघराहट सुनाई देती है। एक पागलपन भरी मोहब्बत की पहली ईंट रखी जा रही है। एक ऐसी कहानी लिखी जा रही है जो समय और मृत्यु की सीमाओं को चुनौती देने वाली है। अध्याय 3, यादों की खुशबू और एक सूखा हुआ फूल। उस प्रोजेक्ट को शुरू हुए 15 दिन बीत चुके हैं। विक्रम का जीवन अब 2 हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा उसके संगमरमरी महल के उस एकांत कमरे में कटता है जहां वह तुम्हारी तस्वीर से बातें करता है, और दूसरा हिस्सा उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जो अब एक छोटा मोटा शहर दिखने लगी है। उसने अपने ऑफिस जाना पूरी तरह से छोड़ दिया। आना सा क्या है? उसकी दुनिया की धुरी अब कैफे मिलानो की नींव के पत्थर और ज्ञान सागर किताबों की दुकान की उठती हुई दीवारें हैं। वह घंटों साइट पर खड़दहा रहता है। धूल, सीमेंट और मशीनों के शोर के बीच वह आंखें बंद करके उस गली की कल्पना करता है। वह मजदूरों को छोटे छोटे निर्देश देता है जो आर्किटेक्ट्स को हैरान कर देते हैं। नहीं, यह ईंट यहां नहीं, इसका रंग थोड़ा ज्यादा लाल है। मुझे वही फीके गेरुए रंग की ईंट चाहिए जो बारिश में भीगकर काली पीढ़ी दिया जाती थी। कैफे की खिदधकी का शीशा इतना साफ क्यों है? इसे थोड़ा धुंधला करो, ऐसा लगना चाहिए जैसे सालों की भाप इस पर जमी हो। किताबों की दुकान के लिए पुरानी किताबें लाओ, कबाधी बाजार से, पुरानी हवेलियों से, कहीं से भी लाओ। मुझे उन किताबों से वही पुरानी गंध चाहिए, तुम्हारी पसंदीदा गंध। उसके लोग उसकी दीवानगी देखकर परेशान हैं, पर उसकी दौलत और ताकत के आगे किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। वे दुनिया के कोने कोने से उसकी अजीब और गरीब फरमाइशें पूरी कर रहे हैं। इटली के एक गांव से खास तरह की कॉफी बीन्स मंगवाई जा रही हैं, क्योंकि तुमने एक बार कहा था कि कैफे मिलानो में वैसी ही कॉफी मिलती होगी। लखनऊ से इत्र के कारीगर बुलाए गए हैं ताकि वे किताबों की दुकान के लिए कागज और स्याही की मिली जुली एक खास महक बना सके। एक शाम जब वह साइट से लौटता है तो कैलाश उसे एक छोटा सा लकड़िद्धी का बक्सा देता है। साहब, आपके पुराने घर से मिला है, सफाई हो रही थी तो सोचा आपको दे दूं।
विक्रम उस बक्से को पहचानता है। यह तुम्हारा था, तुम्हारा खजाने का बक्सा, जैसा तुम इसे कहती थी। उसने सालों से इसे नहीं देखा था, शायद देखने की हिम्मत नहीं हुई थी। वह कांपते हाथों से बक्सा खोलता है। अंदर तुम्हारी छोटी छोटी चीजें हैं, कांच की कुछ रंगीन चूड़ियां, समंदर किनारे से उठाए गए कुछ सीप, एक मोरपंख और कुछ पुराने खत जो उसने तुम्हें लिखे थे। और उन सबके नीचे एक डायरी, तुम्हारी डायरी। विक्रम का दिल जोर जोर से धक धकने लगता है। उसने यह डायरी पहले कभी नहीं देखी थी। क्या उसे इसे पढ़ना चाहिए? यह तुम्हारी निजी दुनिया में दखल देने जैसा होगा। पर अब तुम तो थी ही नहीं अपनी निजी दुनिया की रक्षा करने के लिए। वह एक गहरी सांस लेता है और डायरी का पहला पन्ना खोलता है। लिखावट तुम्हारी है, सुंदर, ओस देनाओस, मोतियों जैसी। तारीख 15 जुलाई। आज मैं उससे मिली, किताबों की दुकान में। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे कोई भटका हुआ मुसाफिर हो जिसे मंजिल मिल गई हो। वह बहुत अमीर लगता है। उसकी घददी, उसके कपदिद्दे सब चीख चीख कर उसकी दौलत का ऐलान कर रहे थे। पर उसकी आंखें बहुत अकेली थी। मुझे उसके लिए एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। क्या ऐसा होता है? क्या पहली नजर में किसी के अकेलेपन से मोहब्बत हो सकती है? विक्रम की आंखों से आंसू बहकर डायरी के पन्ने पर गिरते हैं और स्याही को थोड़ा सा फैला देते हैं। तो तुम भी वही महसूस कर रही थी? वह पन्ने पलटता जाता है। हर पन्ने पर उसकी और तुम्हारी मुलाकातों का जिक्र है। तुम्हारी छोटी छोटी खुशियां, तुम्हारी शिकायतें, तुम्हारे सपने। एक पन्ने पर आकर वह रुक जाता है। तारीख 22 सितंबर। आज विक्रम ने मुझसे कहा कि वह मेरे लिए एक दुनिया बनाएगा, हमारी अपनी दुनिया, जहां किसी और की इजाजत नहीं होगी। मैंने हंसकर टाल दिया, पर मैं जानती हूं वह कुछ भी कर सकता है। पर मुझे उसकी बनाई दौलत की दुनिया नहीं चाहिए। मुझे तो बस वो किताबों की दुकान, वो बारिश और उसका साथ चाहिए। मैंने आज अपनी सबसे पसंदीदा किताब लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा में एक गुलाब का फूल रखा है। जब वह मुझे मिल जाएगा पूरी तरह से, तब मैं उसे यह फूल दूंगी। यह मेरे इंतजार का प्रतीक होगा। विक्रम का पूरा शरीर कांपने लगता है। गुलाब का फूल, इंतजार का प्रतीक। वह पागलों की तरह अपने कमरे की लाइब्रेरी की तरफ भागता है। तुम्हारी सारी किताबें उसने वैसे ही सहेज कर रखी हैं। वह एक एक करके किताबें निकालता है, उनके पन्ने पलटता है। उसका दिल बैठा जा रहा है। शायद फूल कहीं गिर गया हो, शायद दीमकों ने खा लिया हो। और फिर उसे वह किताब मिलती है, लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा। वह कांपते हाथों से उसे खोलता है और बीच के एक पन्ने पर एक सूखा हुआ, मुरझाया हुआ गुलाब का फूल रखा है। उसकी पंखुदियां नाजुक होकर कागज जैसी हो गई हैं, पर वह अब भी गुलाब है। विक्रम उस सूखे फूल को अपनी हथेली पर रखता है। यह सिर्फ एक फूल नहीं है, यह तुम्हारा इंतजार है, तुम्हारा अनकहा इकरार है, तुम्हारा वो वादा है जो तुम उससे कभी दे नहीं पाई। वह उस फूल को अपनी आंखों से लगाता है और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। उसका महल, उसकी दौलत, उसकी बनाई जा रही वो नकली गली, सब कुछ उसे उस एक सूखे हुए फूल के सामने बौना लग रहा है। मैं तुम्हारा इंतजार पूरा नहीं कर सका आन्या, वह सिसकियों के बीच कहता है। मैं तुम्हें पूरी तरह से हासिल नहीं कर सका। ब्रह्मांड खामोश है, पर आज पहली बार विक्रम को अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। दुख अब भी है, दर्द अब भी है, पर उसके साथ एक समझ भी है। उसे लगता है जैसे तुम्हारी डायरी और फूल के जरिए तुम उससे बात कर रही हो। तुम उसे बता रही हो कि तुम भी उससे उतना ही प्यार करती थी। वह उस फूल को वापस डायरी में रखता है और डायरी को अपने सीने से लगा लेता है। रात गहरा रही है। उसकी यादों के शहर में मशीनें खामोश हो चुकी, पर विक्रम के दिल में एक नया तूफान उठ रहा है। अब उसे उस गली को पूरा करना ही होगा। यह अब सिर्फ उसकी जिद नहीं, बल्कि तुम्हारे इंतजार दिया गया जवाब होगा। वह एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहां तुम्हारा इंतजार खत्म होगा, जहां तुम और वो उस सूखे हुए गुलाब के साथ हमेशा के लिए एक हो जाओगे। उस सूखे हुए फूल और तुम्हारी डायरी ने विक्रम के दुहक को एक नया मकसद दे दिया था।
अब वह सिर्फ एक टूटा हुआ आदमी नहीं था जो यादों के सहारे जी रहा था, बल्कि वह एक ऐसा साधक बन गया था जिसे उसका पवित्र ग्रंथ मिल गया हो। तुम्हारी डायरी अब उसके लिए सिर्फ कागजों का एक पुलिंदा नहीं, बल्कि एक नक्शा थी जो उसे तुम्हारे दिल तक ले जाने का रास्ता दिखा रही थी। और वह सूखा हुआ गुलाब, वह ध्रुव तारा था जो उसे इस अंधेरे सफर में दिशा दिखा रहा था। उसका पागलपन अब एक जुनून में बदल चुका था, एक ऐसा जुनून जिसमें तर्क की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ श्रद्धा थी। वह अब उस गली को बनवा नहीं रहा था, वह उसकी रचना कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई चित्रकार अपनी सबसे अनमोल कृति को कैनवास पर उतारता है। उसने अपनी आलीशान हवेली छोड़ दी थी और साइट पर ही बने एक अस्थाई लेकिन हर सुविधा से लैस केबिन में रहने लगा था। वह सुबह की पहली किरण के साथ उठता और देर रात तक मजदूरों के साथ काम करता। अब वह सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं बल्कि एक जादूगर बन गया था जो समय को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर शर्मा, उसने एक दिन अपने मुख्य आर्किटेक्ट से कहा, मुझे इस गली में बारिश चाहिए। शर्मा, जो अब तक विक्रम की सनकों का आदी हो चुका था, फिर भी चौंक गया। बारिश? सर, हम मौसम को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? मैं मौसम की बात नहीं कर रहा हूं, विक्रम ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं अपनी बारिश की बात कर रहा हूं। मुझे इस पूरी गली के ऊपर एक अत्याधुनिक स्प्रिंकलर सिस्टम चाहिए, इतना महीन कि उसकी बूंदें असली बारिश जैसी लगे, और एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम जो पानी को तुरंत रिसाइकिल कर सके। मैं जब चाहूं इस गली में बारिश करवा सकूं। शर्मा को लगा कि वह सचमुच पागल हो गया है, लेकिन उसने सिर हिला दिया। विक्रम राठौर के लिए ना शब्द नहीं बना था। कुछ ही दिनों में दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर उस गली के ऊपर एक अदृश्य जाल बिछा रहे थे। यह ब्रह्मांड से की जा रही एक अनोखी बगावत थी। अगर ब्रह्मांड उसे वो बारिश का दिन नहीं लौटा सकता, तो विक्रम अपनी बारिश खुद बनाएगा। वह अब तुम्हारी डायरी के पन्नों को जी रहा था। एक दिन उसने फिर कहा, आज कैफे मिलानो में मैं अकेली बैठी थी। बाहर हल्की हल्की फुहार गिर रही थी और अंदर रेडियो पर जगजीत सिंह की गजल बज रही थी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, हर सुर दिल में उतर रहा था। काश विक्रम यहां होता तो मैं अपना सिर उसके कंधे पर रखकर घंटों यह गजल सुन सकती थी। अगले ही दिन विक्रम ने दुनिया के सबसे महंगे साउंड इंजीनियर्स को बुला भेजा। मुझे इस पूरी गली में एक साउंड सिस्टम चाहिए, उसने आदेश दिया। स्पीकर अदृश्य होने चाहिए, दीवारों में, पेड्ढों के तनों में, लैंप पोस्ट के अंदर। मैं चाहता हूं कि जब मैं बटन दबाऊं तो कैफे मिलानो से जगजीत सिंह की गजल की आवाज आए, इतनी साफ और सच्ची जैसे रेडियो सच में बज रहा हो। यह सब देखकर कैलाश का दिल बैठा जा रहा था। एक शाम वह हिम्मत करके विक्रम के केबिन में आया। उसके हाथ में बिजनेस रिपोर्ट्स की मोटी फाइल थी। साहब, उसने झिझकते हुए कहा, कंपनी को आपकी जरूरत है। हमारे शेयर लगातार गिर रहे हैं। हमारे सबसे पुराने पार्टनर्स हमें छोड़ ढककर जा रहे हैं। आपकी बनाई हुई यह सल्तनत बिखर रही है। विक्रम ने नजरें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक अजीब सी शांति थी। बिखर जाने दो कैलाश, जब बुनियाद ही नहीं रही तो दीवारों का क्या करूंगा? जिस रानी के लिए यह महल बनाया था, जब वही नहीं है तो यह सब किसके लिए बचाऊं? पर साहब, यह आपकी सालों की मेहनत है, आपका सपना। विक्रम ने उसे बीच में ही टोक दिया। मेरा सपना बिजनेस एम्पायर खरीदा करना कभी था ही नहीं कैलाश। मेरा सपना तो उस छोटी सी किताबों की दुकान में पूरा हो गया था जब मैंने उसे पहली बार देखा था। बाकी सब तो बस उस सपने तक पहुंचने का रास्ता था, एक भटकाव था। अब मैं सही रास्ते पर हूं। मैं अपना असली घर बना रहा हूं। कैलाश की आंखों में आंसू थे। लोग आपको पागल कह रहे हैं साहब। विक्रम पहली बार मुस्कुराया, एक सच्ची गहरी मुस्कान। पागल? हां, मैं पागल हूं, पर कम से कम मैं किसी के लिए तो पागल हूं। उन लोगों का क्या जो किसी के लिए पागल होने की हद तक मोहब्बत ही नहीं कर पाए? वे बेचारे तो पूरी जिंदगी समझदार ही बने रह गए। कैलाश निशब्द हो गया। उसके पास अपने मालिक की इस एफक्यूरी का कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि विक्रम अब किसी और ही धरातल पर पहुंच चुका है, जहां दुनिया की दौलत और शोहरत की कोई कीमत नहीं थी। उस रात विक्रम अपनी उस गली में अकेला टहल रहा था।
ज्ञान सागर की दुकान अब लगभग तैयार थी। उसके अंदर पुरानी किताबों की लाखों अलमारियां लग चुकी थीं। कैफे मिलानो का ढांचा खड़दहा हो चुका था। उसकी खिड़कियों पर वही धुंधले शीशे थे। विक्रम ने अपनी जेब से तुम्हारी डायरी निकाली और एक पन्ना खोला। आज विक्रम ने मुझे एक कहानी सुनाई।